तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। बाकी देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम पहले तक क्रोनो फार्माकोलॉजी हमारी नोट्स में नहीं एडेड थी। अभी क्रोनो फार्माकोलॉजी की नोट्स भी ऐड कर दी गई है और आज हम यहाँ पे इसको भी कवर करेंगे इसी के साथ में। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाती है। इसके पहले के सारे लेक्चर्स चैनल पर अपलोड हैं, तो आप लोग ने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नीड है। बाकी आप खुद से बनाइए, वो सबसे बेटर चीज़ है। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए, टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है। देखिए, टॉक्सिकोलॉजी हमारी फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी दवाएं हैं या फिर जो भी हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कह सकते हो, तो उनसे होने वाले जो भी एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हम लोग यहाँ पे उनके बारे में पढ़ते हैं। कह सकते हो उनसे होने वाले जो भी टॉक्सिक इफेक्ट हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अब देखिए, उनकी सीवियरिटी लेवल जो है वेरी करता है। हो सकता है कि जो साइड इफेक्ट है या फिर एडवर्स इफेक्ट है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट है, हो सकता है वो थोड़ा कम हो, और हो सकता है कि उसका लेवल इतना ज़्यादा हो कि कभी कभी यहाँ पे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग देखो तो हम लोग बहुत सारी पॉइजनिंग को भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग जीनोटॉक्सिसिटी वगैरह को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके सिलेबस में बहुत सारी पॉइजनिंग दे रखी है, जैसे बारबिचरेट पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। इस तरीके से बहुत सारे आप लोग को पॉइजनिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ना है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारा जो वर्ड था, इसको ग्रीक वर्ड टॉक्सिकम से ड्राइव किया गया था, जो कि हमारा पॉइजन को डिनोट करता है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसमें वही एडवर्स इफेक्ट वगैरह देखते हैं। और यहाँ पे इसको जो देखिए, टॉक्सिकोलॉजी की बात सबसे पहले कह सकते हो, इनका जो हमारे फादर थे मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के, तो इनको यहाँ पे दो लोग थे। एक हमारा हो गया पैरासिलस, ठीक है, और दूसरे हमारे हो गए मैथ्यू जोसेफ बेनवेंटर ओरफिला, ठीक है। काफ़ी लंबा सा नाम है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो सो सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है हमें हेल्प करता है कि कैसे जो हमारे ये सब्सटेंस हैं, कुछ भी हम लोग दवा वगैरह खाते हैं तो वो कैसे हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे सेफ्टी से उनको ना खाएं या फिर गलत तरीके से लें या फिर ओवरडोज ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी दवा को सेफ़ तरीके से नहीं लेते हैं या फिर कभी कभी सेफ़ तरीके से लेते भी हैं, तब भी किस तरीके से हमारी हो सकता है जीन्स में ही ऐसी चीज़ें हो कि वो हमें किस तरीके से हार्म कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा कितनी डोज पे हमें कितना रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपको पता है कि भाई डोज जो है एक हमारा सेफ डोज होती है, एक हमारी लीथल डोज होती है। तो हमें लीथल डोज के ऊपर नहीं जाना होता है ना। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या फिर मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन आप सभी को पता होगा। तो हमें उनके ऊपर नहीं जाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर जाने पे दवा हमारी टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगती है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन सेंटर होते हैं और जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, तो क्या पोटेंशियल होता है किसी सब्सटेंस का डैमेज कॉज करने का, और कैसे यहाँ पे जो टॉक्सिन्स है वो हमारा साथ में काम करते हैं जो है हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म करने के लिए। तो वही सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। बाकी टॉक्सिसिटी क्या है, देखिए, टॉक्सिसिटी का मतलब है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अगर वो हमें हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो वही हमारा टॉक्सिसिटी हो जाती है। बाकी देखिए, पॉइजनिंग की बात करें तो थोड़ा सा और बड़ा लेवल हो जाता है, ठीक है। पॉइजनिंग भी, जैसे पॉइजनिंग के भी लेवल्स होते हैं। पॉइजनिंग हमारा लो होता है, हाई होता है, हाई में डेथ भी हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द सब्सटेंस इज प्रेजेंट, हाउ लॉन्ग समवन इज एक्सपोज टू इट, हाउ सेंसिटिव दे आर टू, यानी कि कितना हमारी सब्सटेंस बॉडी में है, कितना वो हार्म कर रहा है, और कितना जो हमारा पेशेंट है वो सेंसिटिव है उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए, देखा जाए तो ये यहाँ पे थ्योरी पोर्शन ही ज़्यादा होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी सिंपल नोट्स हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पे पढ़ के भी समझ सकते हो। और बाकी हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इतना बताने लायक है नहीं इसमें। जैसे देखिए, अब सब्सटेंस जो है टॉक्सिक है अगर वो सिकनेस, इंजरी, डेथ वगैरह कॉज करता है ना, और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, फूड होते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे उनको इनकरेक्टली या फिर जो है लार्ज अमाउंट में यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें करने से हमारा कोई भी जो है सब्सटेंस जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं कुछ। अब अगर टाइप्स की बात करें तो देखिए, टाइप मतलब पहला हो गया एक्यूट। एक्यूट मतलब कि सिंपल सी बात है, जो थोड़ा सा कम टाइम के लिए या फिर कह सकते हो इमीडिएटली हमें देखने को मिले। तो ये हमारा 24 आवर्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है अगर हमें किसी भी सब्सटेंस से जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। बाकी इसका कॉज क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पे कह सकते हो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको अगर लार्ज अमाउंट में ले ब्रीथिंग के थ्रू या फिर टॉक्सिक केमिकल्स में, तो वो यहाँ पे हमारा जो है कॉज कर सकता है। और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, नॉजिया, डिजीनेस, ब्रीथिंग में ट्रबल होना, वोमिटिंग और कॉन्शियसनेस और डेथ तो है ही है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हो गए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक्यूट का हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है ताकि जो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से रिमूव किया जा सके।
अब देखिए सब एक्यूट की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्यूट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये देखिए इसका इफेक्ट, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई सब्सटेंस लिया और हो सकता है कि उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो हमें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिले। अच्छा, लगभग कह सकते हो 90 दिनों या फिर उसके बाद देखने को मिले, तो वो हमारा सब एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब ये थोड़ा सा स्लोली डेवलप होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी को जो है स्टिल जो है डैमेज कॉज करती रहती है ओवर टाइम। बाकी देखिए ये हमारा जो है हमारा होती है जब भी हम लोग यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस से जो है एक या एक से ज़्यादा बार एक्सपोज होते हैं। हालांकि बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा बार। लंबे टाइम के लिए कब होते हैं? जो हमारा नेक्स्ट टाइप है क्रॉनिक वाले में। क्रॉनिक में हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस से एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे एकदम जो है काफ़ी लंबे टाइम की क्रॉनिक टॉक्सिसिटी डेवलप कर लेता है। अब सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स में इसमें इमीडिएट सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है हेडेक हो सकता है, फैटिग, स्किन इरिटेशन, तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और ट्रीटमेंट में भाई हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बॉडी रिकवरी या फिर टॉक्सिन्स को रिमूव करके हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब क्रॉनिक की बात करें तो देखिए क्रॉनिक मतलब होता है जब यहाँ पे जो है टॉक्सिसिटी जो है लगभग 90 दिनों से लेके या फिर कुछ सालों में देखने को मिले। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये सबसे पहली बात की बहुत ही स्लोली डेवलप होती है। और इसका जो मेन कॉज होता है कि जब यहाँ पे कोई पर्सन है तो वो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस के साथ काफ़ी लंबे टाइम, जैसे मान लीजिए कि कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे कुछ बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन काफ़ी लंबे टाइम के साथ उनके साथ एक्सपोज में है, उन केमिकल्स के बीच में रह रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी बॉडी में जो है एक क्रॉनिक टॉक्सिसिटी यहाँ पे डेवलप कर जाए। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है सिम्टम्स इसमें भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं डेवलप होने के लिए, जैसे फटीग, हेडेक, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कैंसर, नर्व डैमेज, तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो भाई देखिए जैसे स्मोकिंग वगैरह है, ये सब क्या है, इमीडिएट नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे हैवी मेटल्स हो गया, ठीक है, तो ये जैसे लेड और मरकरी है, तो ये भी हमारी ब्रेन और किडनी को ओवर टाइम बहुत डैमेज कर सकता है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई क्रॉनिक टॉक्सिसिटी थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज ना काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा होता है। और अगर इसको जैसे जैसे इसमें भी देखिए, अब अगर सही टाइम पे पहचान लिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर जब डैमेज अगर काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। बाकी इसके अलावा देखिए मेन चीज़ यही है कि हमें फोकस करना चाहिए कि भाई कि जो है इसका मेन कॉज क्या है, कहाँ किसकी वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, तो हमने वहाँ सोल्यूशन डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अब वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उस फैक्ट्री से उसको सबसे पहली बात दूर करना चाहिए, ठीक है, अगर किसी टॉक्सिक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये सारे हमारे कुछ इसके हो जाते हैं। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब आपके सिलेबस में देखिए, अब आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जीनोटॉक्सिसिटी दे रखा है, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी और हमारा म्यूटाजेनेसिटी। अब देखिए देखा जाए तो ये जो कार्सिनो है, टेराटो है और म्यूटा है, ये तीनों पार्ट हैं हमारे जीनों के ही, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक करके अलग अलग देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जीनोटॉक्सिसिटी यानी कि देखिए जीनो मतलब कि जो हमारी जीन्स होती हैं, जीन्स मतलब कि जैसे हमारा मान लीजिए डीएनए वगैरह हो गया, तो जैसे डीएनए में आपको पता है कि डीएनए में हमारा जो है कुछ इस टाइप का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे इन बेसेज के बीच में कह सकते हो कुछ इम्पेयरिंग हो जाए, है ना, इन डीएनए के सीक्वेंस में जब चेंजेस हो जाए हमारे किसी सब्सटेंस की वजह से, तो वो हमारा जीनोटॉक्सिसिटी कॉज करता है ना। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो हमारा डीएनए है, अगर वहाँ पे हमारा डैमेज क्रिएट हो रहा है तो ये हमारा होता है जीनोटॉक्सिसिटी। इफ दिस मटेरियल गेट्स डैमेज इट कैन लीड टू चेंजेस और म्यूटेशन। और यहाँ पे देखिए भाई जब हमारा जीनोटॉक्सिसिटी होती है तभी हमारा क्या होता है, देखिए हमारी जीन में जब कुछ चेंजेस होते हैं तभी हमारी ऐसी जीन्स डेवलप हो जाती हैं जो कि आगे चल के कैंसर डेवलप कर सकती हैं। हमारा और भी बहुत सारे म्यूटेशन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए म्यूटेशन की वजह से ही ज़्यादातर हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा जीन के साथ छेड़छाड़ होती है तो हमें यहाँ पे बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, म्यूटेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारे जीनोटॉक्सिक एजेंट्स है, जैसे रेडिएशन, केमिकल या फिर कुछ वायरस हो सकते हैं, तो वो जब एंटर करते हैं तो वो देखिए वो डीएनए के साथ क्या क्या करते हैं। सबसे पहली बात देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डीएनए में होते हैं स्ट्रैंड्स। अब हम लोगों ने यूनिट 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको, तो अगर आप लोगों ने एंटी कैंसर वाला लेक्चर देखा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो स्ट्रैंड्स होते हैं तो इनकी देखिए इनका क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए सबसे पहले बात स्ट्रैंड्स को ही ब्रेक कर दिया। स्ट्रैंड्स मतलब कि स्ट्रैंड्स मतलब ये जो स्ट्रैंड्स आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है ये इनको ही ब्रेक कर दे, इनको तोड़ दे। और दूसरा यहाँ पे देखिए चेंजिंग इन द डीएनए बेसेस। अब आपको पता है कि जो डीएनए के बेस है वो बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, या फिर उनके अंदर देखिए डीएनए में क्या होता है, हमारा ATGC देखने को मिलता है, ठीक है, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन।
तो हो सकता है कि इनके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा बेस लाके, मतलब जो हमारा फिफ्थ टाइप का होता है जो कि हमारा आरएनए में होता है, अगर वो लाके दे, वो हो सकता है लाके यहाँ पे डाल दें। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग। अब आपको पता है कि जो डीएनए है उसमें हमेशा जो ए है वो टी से बाइंड होता है और जी हमेशा जो है सी से बाइंड होता है, ATGC। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे क्या करे कि जी को टी से कर दे, ए को सी से कर दे। अब अगर ऐसा हुआ तो डीएनए पूरा खत्म, ठीक है, डीएनए में पूरा म्यूटेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए डैमेज को सेल रिपेयर नहीं कर पाएंगे, हमारा म्यूटेशन हो जाएगा, और यहाँ पे सेल या तो डाई कर सकती हैं या तो कैंसरस हो सकती हैं, और या तो डैमेज को जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती हैं, और हमारा जीनोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी कुछ हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, साइटोप्रोडक्टिव एजेंट्स हो गए, डीएनए रिपेयर एनहांसर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये सारे हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारा वही केमिकल्स, रेडिएशन, जेनेटिक्स, ठीक है, तो ये सब बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख लीजिएगा। नाउ कार्सिनोजेनेसिटी की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमारा जीन में ऐसा डैमेज होता है कि हमारा कह सकते हो जो हमारी सेल्स हैं वो कैंसरस बन जाती हैं। कैंसरस मतलब हमारी ऐसी सेल्स जो कि हमारे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है। अभी ये देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कार्सिनोजन है, अब हमारा कार्सिनोजन मतलब कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जैसे कि टोबैको, स्मोक, केमिकल्स, रेडिएशंस, ये हमारी सेल में जो है डैमेज क्रिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा म्यूटेशन हो सकता है, और हमारी देखिए, और हमारी ऑन्कोजीन्स ही होती हैं जो कि कह सकते हो कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं। तो इनको अगर एक्टिवेट कर दे, या फिर एक हमारी ट्यूमर सप्रेस जीन्स होती है, अगर इनको देखो, ट्यूमर सप्रेस जीन्स क्या होती है कि हमारा कैंसर को दबा कह सकते हो सप्रेस करती है, लेकिन ऑन्कोजीन्स इसको प्रमोट करती हैं। तो अगर ऑन्कोजीन्स को ये एक्टिवेट कर दे, ट्यूमर सप्रेस जीन्स को और ज़्यादा इनहिबिट कर दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है कैंसर यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, हमारी कैंसरस सेल जो है इम्यून सिस्टम को अवॉइड करके, कह सकते हो भाई, इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल पे अपना एक्शन नहीं शो कर पाएंगे, और ये ग्रो करती रहेंगी, ग्रो करते करते क्या होगा, बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रैवल कर जाएंगी, मेटास्टेसिस बोलते हैं इस चीज़ को, और फिर हमारा यहाँ पे कैंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कार्सिनोजेनेसिटी हमें देखने को मिलता है। बाकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस हो जाए कि वो हमारा जो है कह सकते हो कैंसर कॉजिंग सेल्स पे अपना अटैक ही ना कर पाए। फिर हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्मोकिंग, एल्कोहल, पॉल्यूशन, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, अपने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, हमारी कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। और इसके अलावा देखिए भाई, हमें अवॉइड तो करना ही, हमें स्मोकिंग अवॉइड करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, और उसके बाद कुछ वैक्सीन वगैरह होती हैं, सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है टेराटोजेनेसिटी। अब देखिए, टेराटोजेनेसिटी का मतलब है कि देखिए, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनके यूट्रस में जो यहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो देखिए आप लोगों ने एक प्लेसेंटा बैरियर सुना होगा। तो देखिए, प्लेसेंटा बैरियर हमारा ऐसा बैरियर होता है जो कि कह सकते हो कि अनवांटेड चीज़ों से हमारे इस बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इस प्लेसेंटा बैरियर को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई हमारा बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो हमारे इस प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके हमारा बेबी के पास पहुँच गया, ठीक है, जो कि अभी मदर की यूट्रस में ही है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, बेबी के साथ छेड़छाड़ करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी बच्चा यहाँ पे जन्म लेगा उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको पता है आजकल काफ़ी डिसेबल बेबीज भी यहाँ पे जो है कभी कभी बर्थ हो जाता है उनका, तो वो सब क्या होता है, कहीं कहीं ना कहीं उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। तो ये हमारा टेराटोजेनेसिटी होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेराटोजेंस, यानी कि टेराटोजन मतलब कि कह सकते हो ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारा टेराटोजेनेसिटी कॉज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो सकता है, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। और बेबी स्टिल इन द वॉम मतलब वही हमारा यूट्रस हो गया, जब बेबी हमारा यूट्रस में फिर भी हमारा डैमेज कर सकते हैं। और बाकी देखिए, अगर हमारा जो प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर वो कॉन्टैक्ट में आती है अर्ली स्टेज में, तो वहाँ पे बेबी के ऑर्गन और ब्रेन और बॉडी पार्ट्स सब में यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। और बाकी इसकी बात करते हैं, हमारा देखिए, हमारा बर्थ डिफेक्ट भी कॉज कर सकता है, और यहाँ पे बेबी के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो हमारा टेराटोजन इंटर करता है, हमारा प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पे इंटरफेयर करता है, और उसके बाद यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेन या नर्व डिफेक्ट्स हो सकता है, ग्रोथ डिले हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिस्पॉन्स ये बात है कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल भी अल्कोहल और जो भी यहाँ पे टोबैको, स्मोकिंग वगैरह, उसको तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बेबी में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, अगर मोटापा हो रखा है, ठीक है, और इस तरीके से हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो रेडिएशन वगैरह हो गए, तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बोला जाता है कि आप फॉलिक एसिड जरूर लीजिए, आयोडीन का अमाउंट बरकरार रखिए, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज में, ताकि जो इसका बेबी है उसमें डिफेक्ट ना हो, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल्स। और फिर हम लोग बात करें म्यूटाजेनेसिटी के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब यह है कि हमारा जब भी कोई जो है हमारा
कह सकते हो जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, टॉक्सिक, अगर वो हमारा डीएनए में जाके हम लोगों ने वही देखा जो हमारा जीनोटॉक्सिसिटी थी, तो उसी का ये सब टाइप हैं, ठीक है। उसी में क्या होता है कि अगर हमारा जीनोटॉक्सिसिटी होती है तो हो सकता है कि हमारा इतना टॉक्सिक हो सकता है, हमारा ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि हमारा मतलब जीन में ऐसा डैमेज हो जाए कि म्यूटेशन ही हो जाए। म्यूटेशन का मतलब फिर हमारी जीन ऐसी डेवलप हो जाती है जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज करती है ना। देखिए इसी म्यूटेशन की वजह से कहीं ना कहीं कैंसर भी देखने को मिलता है। और बाकी देखिए म्यूटाजेंस क्या होते हैं, हमारी पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं, हमारा सेल तक पहुंचते हैं, डीएनए के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रेडिएशन, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, डीएनए रिपेयर इनहेंसर, साइटोप्रोडक्टिव एजेंट्स, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करना, हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज, तो ये सारे हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ हो गया हमारे यहाँ पे जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी और म्यूटाजेनेसिटी। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में, यानी इसमें हम लोग यहाँ पे बारबिचरेट, मॉर्फिन, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें अपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। तो देखिए पॉइजन क्या होता है भाई, पॉइजन हमारा भाई सिंपल सी बात है, जहर, पॉइजन है ना, हमारा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारा हार्म करता है, इंजरी करता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा, अगर हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो हमारा डेथ भी कॉज कर सकता है। तो यही सारे हमारे पॉइजन होते हैं और यहाँ पे ये हमारा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। और बाकी देखिए पॉइजन कैन अफेक्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शंस बाय इंटरफेयरिंग विद बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हमारा वेरियस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरीज की बात करें तो कोरोजिव मतलब कि देखिए जो हमारी बॉडी में जो है कह सकते हो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली हो गए, इरिटेंट्स हो गए जो कि हमारी बॉडी को इरिटेट वगैरह करे। तो ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना चार्ट आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग बस देख लीजिए न्यूरोटिक्स मतलब जो न्यूरोनल डैमेज करे, तो ये देख लीजिए बस एक बार, और बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिए। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारा ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, फिर हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है, उसके बाद बॉडी सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है। अब देखिए क्या करता है भाई, हमारे जो भी कह सकते हो नेसेसरी एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक करने लगता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीवियर हेडेक, सीजर्स, कोमा और डेथ भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बॉडी यहाँ पे क्या करती है, बॉडी यहाँ पे कह सकते हो बॉडी जब भी पॉइजन यहाँ पे जैसे किसी को भाई किसी ने जहर वगैरह अगर खा लिया होता है ना, तो बॉडी ट्राई करती है उसको बाहर निकालने का, लेकिन फिर भी खुद से कितना निकाल पाएगी, इसीलिए यहाँ पे मेडिकल हेल्प की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रीटमेंट की, तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कह सकते हो भाई अपने जहर को पहचानेंगे कि किस टाइप का पॉइजन है। उसके बाद यहाँ पे जब पहचान लिया तो हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सब माउथ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि माउथ, मान लीजिए पॉइजन अगर माउथ में ही है तो उसको पूरा साफ करके माउथ को पूरा रिंस ऑफ मतलब कह सकते हो धुल के, है ना, माउथ को क्लीन कर सकते हैं। स्किन में है तो हम लोग यहाँ पे उसको वॉश कर सकते हैं, आई में है तो उसको भी रिंस आउट मतलब कि आँख धुल सकते हैं, और एयर में है तो सब भाई देखिए सबसे पहली बात कि उस पर्सन को जिस भी एटमॉस्फेयर में वहाँ से दूर लेके जा सकते हैं। फिर प्रॉपर वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा पॉइजन इनहेल हो गया है तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेश एयर में लेके जाना चाहिए, है ना। इनहेल मतलब कि अगर उसने सांस लेके लिया है तो, और विंडो वगैरह ओपन करनी चाहिए। उसके बाद देखिए सप्रेशन ऑफ कन्वल्सन। अब अगर मान लीजिए कि पेशेंट को अगर सीजर्स है, ठीक है, सबसे पहली बात अगर मान लीजिए पेशेंट को मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, दौरे वगैरह आते हैं, तो सबसे पहली बात कि सीजर्स को अवॉइड करना चाहिए, मतलब ऐसी दवा देनी चाहिए जो कि सीजर्स झटके वगैरह ना आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह का थोड़ा बहुत सोचते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दे सकते हैं, यानी कि अगर पर्सन डिहाइड्रेट हो गया है, बॉडी सॉल्ट इम्बैलेंस हो गए, तो हम लोग यहाँ पे जो है जो भी जरूरी सॉल्ट्स हैं बॉडी के लिए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, आईवी वगैरह के थ्रू। और उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल हमारा पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है गैस्ट्रिक, और हम लोग यहाँ पे स्टमक में भी वॉश्ड, यानी कि देखिए स्टमक वॉश का मतलब क्या है कि गैस्ट्रिक लेवज बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे स्टमक में हो सकता है माउथ के थ्रू या फिर एनस के थ्रू जो है पाइप डाल के, ठीक है, एंडोस्कोपी आप लोगों ने सुनी होगी। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है कि हमारा माउथ के थ्रू जो है एक पाइप डालते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद जो भी बार बार जो है क्लीन वाटर डाल के उसको क्लीन करते हैं जब तक वो दोबारा जो है एकदम क्लीन वाटर ना हो जाए। उसके बाद सपोर्टिव और सिम्पटोमेटिक, तो भाई देखिए ब्रीथिंग सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीडोट्स वगैरह की बात करें तो देखिए ये भी आप लोग चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनेसिटामाइन, जैसे कि अलग अलग जो है कह सकते हो एंटीडोट हैं किस पॉइजन के लिए, जैसे मान लीजिए एसिटोमिनोफेन ओवरडोज है या फिर ओपॉइड ओवरडोज है, तो हम लोग यहाँ पे एन एसिटासाइटिन, नैलोक्सोन, ठीक है, इन सब का यूज़ करेंगे। एट्रोपिन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रखी तो एट्रोपिन का यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे एंटीडोट हो जाते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइजनिंग के एंटीडोट हैं, और बाकी इनका इतना याद करने की जरूरत है नहीं।
मेन चीज़ है हमारा यहाँ पे ये सब, ठीक है, ये बारबिचरेट पॉइजनिंग, ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए देखा जाए ना तो ये सब बिल्कुल सिमिलर होने वाले हैं, यानी कि देखिए ये जो बारबिचरेट पॉइजनिंग है हमारा, और हमारा मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इन सब की ना, इन सब में बिल्कुल सेम लगभग सिमिलर सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा बट उतना आप लोग मैनेज कर सकते हो। जैसे बारबिचरेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है, जिसकी भी पॉइजनिंग है सबसे पहले हमें ये लिखना है कि इसकी ओवरडोज से होती है। यानी बारबिचरेट पॉइजनिंग कब होती है, जब हम लोग यहाँ पे बारबिचरेट की ओवरडोज ले लेते हैं। अब बारबिचरेट क्या होता है भाई, बारबिचरेट हमारी यहाँ पे एक हिसाब से सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर आती है, सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया में भी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचरेट्स आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को स्लो डाउन करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ले लोगे तो क्या होगा, ब्रेन को हद से ज़्यादा स्लो डाउन कर देंगे, और हद से ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो क्या हमारा कोमा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एमओए की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर हाई डोज ली गई तो हमारा गाबा रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट शो करता है और ब्रेन को यहाँ पे काम करता है, लेकिन ओवर स्लो कर देता है। और ओवर स्लो की वजह से क्या होता है भाई, हमारा इतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा कि बॉडी में कह सकते हो रिस्पॉन्स ही नहीं रहेगा किसी चीज़ के लिए। हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर स्लो हो जाएगा, रिफ्लेक्स स्लो हो जाएगा, ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जाएगी, है ना। इतना ज़्यादा अगर हमारा ब्रेन काम करना ही बंद कर दिया, भाई हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है हम लोग यहाँ पे जो हमारी एसेंशियल नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं जीने के लिए, हम लोग वही ना परफॉर्म कर पाएँ। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पर्सन कोमा में फॉल कर सकता है, और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम में जैसे हमारा बहुत ही स्लीपी, ड्राउजीनेस का। अब सिम्टम्स क्या है, जैसे कि हमारा भाई बहुत ही ज़्यादा डोज ले रखे तो डेफिनेटली पर्सन को इतना ज़्यादा हो ही जाएगा कि बाकी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स क्या है, स्किन में ब्लिस्टर्स, मतलब कि छाले, मतलब थोड़ा स्किन में ब्लिस्टर, देखिए ब्लिस्टर मतलब स्किन में थोड़ा सा उभार टाइप के, है ना, आ जाए थोड़ा। आप एक्ने वगैरह, एक्ने नहीं होता है बट स्किन में ऐसे उछाले टाइप के, आप ऐसे समझ लो, पड़ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और रेस्पिरेटरी में हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग सेडेशन। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट है ABC। ABC का मतलब है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें स्टेबल हैं, है ना। पर्सन की हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि उसका वो सांस अच्छे से ले पा रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल रहा है। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है। नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे। फिर हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल देंगे जो कि इसको जो है अपने एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर यहाँ पे यूरिनरी अल्कालाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो अल्कालाइन ड्रग्स देके यहाँ पे यूरिनेशन को बढ़ा सकते हैं। अब भाई देखिए जितना ज़्यादा यूरिनेशन होगा उतना ज़्यादा पॉइजन एक्सपेल आउट करेगा जो हमारा पेशेंट है। और फिर हमारा हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीवियर केस में हम लोग यहाँ पे हीमोडायलिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस में हम लोग यहाँ पे बाहर से किडनी को फिल्टर आउट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे किडनी के थ्रू बॉडी को फिल्टर आउट करते हैं, ब्लड को। और सपोर्टिव केयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए IV फ्लूइड्स हो गए हाइपोटेंशन में, और मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं अगर यहाँ पे इनकी नीड पड़ती है। तो ये हो गया बारबिचरेट पॉइजनिंग। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने मॉर्फिन पॉइजनिंग के बारे में। बात करें हम लोग यहाँ पे मॉर्फिन पॉइजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये भी वही चीज़ है कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मॉर्फिन ले ले, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। मॉर्फिन क्या होता है, एक टाइप का एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है, ठीक है, ओपॉइड एनाल्जेसिक होता है। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा लो लोगे तो ये भी वही करेगा कि हमारा ब्रेन को, देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, यानी हमारे ब्रेन पे एक्ट करती हैं। तो ये सब अगर ज़्यादा ले लोगे तो हमारा कुछ ज़्यादा ओवर एक्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा सुपर स्लो हो जाएगा, ठीक है, ओवर स्लो हो जाएगा, और हमारा जो है पर्सन की नेसेसरी चीज़ें भी नहीं परफॉर्म हो जाएगी। यानी इसमें भी देखिए वही है कि हमारा ओपॉइड रिसेप्टर बाइंड होता है, ब्रेन को ओवर स्लो कर देता है हाई डोज में, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपी हो सकता है, कोमा में जा सकता है, हार्ट रेट लो हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पर्सन डाई, ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन से हमारा पेशेंट जो है डेथ भी हो सकता है। बाकी सिम्टम्स वगैरह देखिए लगभग सिमिलर से ही हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैनेजमेंट में तो यहाँ पे भी देखिए हमारा ABC, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये से चेक करेंगे एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन स्टेबल है कि नहीं है। फिर BP मेंटेनेंस, फिर गैस्ट्रिक लेवल, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक सिस्टम को पूरा क्लियर कर देंगे। और स्पेसिफिक एंटीडोट हम लोग दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हर अलग अलग टाइप का जो है अलग अलग एंटीडोट होता है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे नैलोक्सोन वगैरह हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है या फिर पेस्टिसाइड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब भी यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग कोई फार्मर है और खेतों में इनका छिड़काव वगैरह कर रहा है, तो कभी कभी ये इनहेलेशन के थ्रू यहाँ पे उसकी बॉडी में चले जाते हैं। अब देखिए ये जाने के बाद क्या करता है, ये हमारा ऐसे कंपाउंड होता है जो कि हमारा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो ये हमारा वो एंजाइम है जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन का, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। इसको यहाँ पे एसीटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन करता है।
लेकिन अगर हमारा मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे जो है इनहिबिट हो गया तो क्या होगा भाई, एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, यानी इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। और जब इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है भाई, अगर हमारा यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे देखिए एसिटाइलकोलिन के क्या क्या एक्शन होते हैं, हमारा मसल्स को ओवर स्टिमुलेट कर देगा, हमारा मसल ट्विस्टलिंग आ जाएगी, मसल क्रैम्प्स आ जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, और हमें टीयर्स, रनी नोज, ठीक है, और सीजर्स और अनकॉन्शियसनेस और डेथ। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मिल सकती हैं अगर हमारा एसिटाइलकोलिन जो है ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। बाकी सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग सिमिलर सही हैं। अब इसमें जो है स्पेशली स्लज सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे वो इफेक्ट हैं जो कि हमारा एसिटाइलकोलिन नॉर्मली देता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो एक्स्ट्रा देने लगेगा, जैसे सलाइवेशन बढ़ जाएगा, लैक्रिमेशन, वाटरी आइज, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, जीआईटी अपसेट हो जाएगा, और हमारा इमेसिस, वोमिटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा बार बार हमें। ये सारी चीज़ों में हमारा एसिटाइलकोलिन अपना रोल प्ले करता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये ओवर हो जाएंगे, ओवर होने की वजह से यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और बहुत सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। और अदर सिम्टम्स की बात करें तो हमारा टू मच स्वेटिंग हो गया, लो हार्ट रेट, ब्रीथिंग ट्रबल, तो ये सारे हमारे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के एक्शन होते हैं। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए डीकंटामिनेशन, तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी कंटामिनेटेड क्लॉथ है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, स्किन को वॉश करते हैं। एंटीडोट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं एट्रोपिन का, ठीक है, जो कि हमारा एक्सेस एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। और उसके बाद डायजिपाम वगैरह हो गया जो कि सीजर इफेक्ट को कंट्रोल करता है। और सपोर्टिव केयर में हम लोग यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है लेड पॉइजनिंग। तो इसमें भी देखिए भाई, इसमें हमारे क्या होता है कि इसमें हमारा जब भी यहाँ पे कह सकते हो कि अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में लेड का बिल्डअप होने लगता है, अब लेड देखिए, लेड हमारा कह सकते हो जंक फूड, कंटामिनेटेड वाटर, इन सब में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये बिल्डअप हुआ तो ये हमारा यंग चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होता है, क्योंकि ये हमारा डैमेज कर सकता है ब्रेन, नर्व्स और अदर ऑर्गन्स को। और ये हमारा जो है कह सकते हो पेन, डस्ट, सॉइल, वाटर, ओल्ड पाइप्स, इन सब में जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगर लेड हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारी ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा और हमारे ब्रेन्स को, किडनीज तक पहुँच जाएगा, सेल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा, एनीमिया हो जाएगा, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, और इसकी वजह से हमारा ऑर्गन डैमेज, कोमा, सीजर्स और इवन डेथ भी देखने को मिल सकती है। देखिए ये सब चीज़ें लगभग सिमिलर से ही हैं, आपको पता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ब्रेन और नर्व्स में से हेडेक, टायर्डनेस, देखिए ये सब लगभग सिमिलर से हैं, ठीक है, सब में आप जो है एक का सब में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट करके। फिर बॉडी एंड ब्लड्स में एनीमिया वगैरह, स्टमक पेन, और फिर अदर साइंस में ब्लू और डार्क लाइन ऑन दी गम्स हो गया, उसके बाद जॉइंट और मसल पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ना मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो भी हमारा भाई लेड है, ठीक है, तो लेड कहाँ से आ रहा है, हम लोग सबसे पहले उस सोर्स को दूर करेंगे। फिर एंटीडोट्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सपोर्टिव केयर यहाँ पे दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा मर्करी पॉइजनिंग की बात करें तो ये हमारा हैपन होता है जब हमारा पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मर्करी से एक्सपोज हो रहा है, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक मेटल होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो हद से ज़्यादा। और ये भी हमारा थर्मामीटर, ओल्ड बैटरीज और कुछ फिशेज वगैरह में देखने को मिलता है, और ये भी हमारा ब्रेन, किडनी, अदर ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारे बॉडी में एंटर करता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है, सेल को डैमेज करता है, एंजाइम को ब्लॉक कर सकता है, हमारे किडनी डैमेज, मेमोरी लॉस, ट्रिमर्स, और ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ा सकता है। और देखिए फ्री रेडिकल्स हमारे कह सकते हो ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे सेल वगैरह को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हों। तो ये सारी चीज़ें ये कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सबके थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे एक्यूट मतलब कि जो थोड़ा सा कह सकते हो इंस्टेंट जो है, जो हमारा कह सकते हो पॉइजनिंग डेवलप होती है मर्करी की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर हमारा क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक की वजह से हमारे यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोर्स को रिमूव करेंगे जहाँ से मरकरी आ रही है। फिर मेडिकेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। चिलेशन मतलब हमारे चिलेट्स होते हैं जो कि मरकरी के साथ कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो उसके एक्शन को रोक देंगे हमारी बॉडी में, फिर हमारी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है उसको। तो ये सारे हमारे हो सकते हैं। बाकी सपोर्टिव केयर हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमारी आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब आर्सेनिक हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जा सकता है, हमारा फंक्शंस, ऑर्गन फेलियर, कैन नॉट मेक इनफ एनर्जी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारा वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब वही फ्री रेडिकल्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, और हमारा नर्व प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और हमारा कैंसर और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब इसमें भी एक्यूट और क्रॉनिक के जो है अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी लगभग वही है, सबसे पहले सोर्स को रिमूव करेंगे, फिर मेडिकेशन हमारी चिलेशन थेरेपी चलेगी, चिलेट्स हम लोग देंगे, और सपोर्टिव केयर में हमारी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट टॉक्सिकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्रोनोफार्माकोलॉजी के बारे में। अब देखिए क्रोनोफार्माकोलॉजी की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए ये क्रोनोफार्माकोलॉजी बेसिकली हमारी बॉडी की जो एक नेचुरल साइकिल होती है। आप लोगों ने सुना होगा बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में।
जैसे देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जैसे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग को रात में 2 बजे सोने की आदत लगी है, तो फिर आप अगर मान लीजिए बहुत टाइम से आप 2 बजे तक सो रहे हो, तो फिर अगर आप अचानक से सोचो कि अगर आप 10 बजे सोना चाहो तो फिर आप नहीं सो पाओगे, आप 2 बजे ही सोओगे। या फिर कभी कभी कुछ लोग की ऐसी भी आदत होती है जो कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सो जाएंगे, है ना। तो एक हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक डेवलप हो जाती है। जैसे आपको ये पता होगा कि मान लीजिए कि अगर आपको 10 बजे भूख लगती है सुबह, तो ज़्यादातर आपको इसी टाइम के आसपास भूख लगती है। अगर आपको दोपहर में 2 बजे भूख लगेगी तो इसी टाइम के आसपास लगेगी, है ना। तो एक हमारी बॉडी में नेचुरल क्लॉक होती है चीज़ों की। अब जैसे इसको सिंपली समझ सकते हो कि भाई हम लोग हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट बीट है, तो ये भी हमारा एक टाइप की नेचुरल कह सकते हो क्लॉक ही है, या फिर कह सकते हो एक हमारी बॉडी का नेचुरल रिदम ही है ना। कि हमारी बॉडी में जो हार्ट बीट होती है, हर हर मिनट में 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट बीट करता है, तो ये भी हमारा एक टाइप का कह सकते हो फिक्स रिदम होता है। और इसके अलावा जैसे बात करें तो फीमेल्स में जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये भी आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग हर 28 डेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट हर 28 डेज में जो है फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो देखिए ये सारी क्या है, एक फिक्स साइकिल है ना। तो जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में फिक्स रेट से होती हैं, अब हो सकता है कि वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना भी हो सकता है। तो उस टाइप से देखिए, तो उसकी वजह से देखिए होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हमारी दवाओं को, अगर हम लोग जो है हमारी दवाओं को जब हम लोग यहाँ पे बॉडी की नेचुरल क्लॉक के अकॉर्डिंग देते हैं ना, हमारी बॉडी की नेचुरल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देते हैं, तो हमारी दवाएं हो सकता है कि हमारा यहाँ पे कह सकते हो ज़्यादा इफेक्टिव हों। तो उस चीज़ को जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हमारी बॉडी के नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी दवाओं को जब कह सकते हो पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है क्रोनो फार्माकोलॉजी के अंदर। बाकी देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हेल्बर्ग के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s के टाइम। और ये हमारे देखिए इस क्रोनो फार्माकोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इनहेंसेज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल टाइम और बॉडीज रिदम, स्पेशली द किरकैडियन रिदम। अब देखिए किरकैडियन रिदम हमारी बॉडी की वो एक्टिविटी होती है जो कि हर 24 आवर्स पे रिपीट होती हैं लगभग। जैसे मान लीजिए कि अब आपको पता है कि सोना है, तो जैसे भाई आप लोग अगर रात में 10 बजे सोते हो, ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर एक्सेप्शनल केस और ऑलवेज देयर, बट अगर मान लीजिए आप लोग 10 बजे सोते हो तो फिर अगले दिन आप 10 बजे ही तो सोओगे, यानी 24 घंटे बाद, ठीक है। उसकी वजह और उसके बाद मान लीजिए कि जैसे बॉडी टेम्परेचर है, तो बॉडी टेम्परेचर भी लगभग हर 24 आवर्स में अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया करता है। और उसके बाद हार्मोन्स लेवल्स भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ करते हैं हर 24 आवर्स में। जैसे नाइट में बात करें तो नाइट में हमारा मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है ताकि हमें अच्छे से नींद वगैरह आए। और फिर हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट वगैरह हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें लगभग कह सकते हो हर 24 आवर में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे किरकैडियन रिदम के अंदर आती है। बाकी देखिए अभी हम लोग यहाँ पे और देखेंगे डेफिनेटली, बट अभी थोड़ा सा अगर हम लोग देखें कि इसका मेन एम क्या होता है, तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम के अकॉर्डिंग देते हैं, तो हमारे ड्रग का एक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हो वेरी होता है। जैसे देखिए हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई ड्रग देने पे हो सकता है ज़्यादा अच्छा एक्शन शो करे, और हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइम पे देने पे जो है थोड़ा सा कम एक्शन शो करे। जैसे इसको आप थोड़ा समझिए कि जैसे जो अस्थमा होता है, ठीक है, तो अस्थमा अटैक्स आने के चांसेस जो है नाइट के टाइम ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो अस्थमा पम्प्स होते हैं, अगर यहाँ पे उनको नाइट के टाइम इनहेल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा एक्शन शो करता है। और उसी तरीके से जो हमारी कह सकते हो बीपी वगैरह की जो दवाएं होती हैं, ठीक है, स्पेशली जो हमारी हाइपरटेंशन की मेडिकेशंस होती हैं, उनको यहाँ पे सुबह देना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बीपी जो है ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब दवाओं को हम लोग यहाँ पे कह सकते हो बॉडी की नेचुरल एक क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है जब दवाओं को हम लोग देते हैं, तो वो हमारा जो है इसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल रिदम हमारी किस तरीके से ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें ये भी डिटरमाइन करते हैं कि किसी दवा को किस बेस्ट टाइम पे देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे सही तरीके से दवा देते हैं तो हमारा साइड इफेक्ट भी कम से कम होता है और पेशेंट का आउटकम भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ड्रग एक्शन जो है हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक से भी मैच हो जाता है। तो ये सारे हमारे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजिकल रिदम एंड साइकिल्स को देखें तो ये क्या होता है, देखिए दोनों चीज़ों को समझेगा। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, बायोलॉजिकल रिदम हमारी वो नेचुरल रिपीटेटिंग पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए अब ये रेगुलर टाइम इंटरवल 24 घंटे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 महीना भी हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो देखिए ये जो कह सकते हो अगर हमारी बॉडी में सिंपली समझो, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ रिपीटिंग पैटर्न में देखने को मिल रही है रेगुलर टाइम इंटरवल में, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ 1 घंटे बाद हो रही है तो वो 1 घंटे बाद ही हो रही है, ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे बाद कल 2 घंटे बाद, ये नहीं।
रेगुलर टाइम इंटरवल पे जब कोई चीज़ हमारी बॉडी में रिपीट होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। अब ये जो रिदम्स होते हैं तो ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम लोग इनको देखेंगे। तो ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को, जैसे स्लीप हो गया, हार्मोन रिलीज, डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इन सभी चीज़ों को हमारे कंट्रोल करते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल रिदम आप लोग समझ गए, ऐसी चीज़ें जो कि हमारा फिक्स टाइम में हमारी बॉडी में रिपीट होती हैं। अब बायोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, तो देखिए ये जो बायोलॉजिकल रिदम है ये कितने टाइम में रिपीट होते हैं, उस टाइम को हमारा ये बायोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे डिसाइड करता है। मतलब ये हमारा टाइम पीरियड या फिर ड्यूरेशन बताता है जिस पे हमारी ये रिदम रिपीट होती है। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल समझिए टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला टाइप होता है हमारा बायोलॉजिकल रिदम का किरकैडियन रिदम। अब इसकी जो, अब देखिए इसका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो कितना होता है 24 आवर, यानी कि इसकी ड्यूरेशन का मतलब ये बायोलॉजिकल साइकिल ये हमारा 24 आवर होता है, यानी कि ये लगभग हर 24 आवर में जो है चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे उठने और सोने का साइकिल हो गया, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस का साइकिल हो गया, उसके बाद हार्मोन सिक्रेशन, जैसे कॉर्टिसोल हमारा हर मॉर्निंग में ज़्यादा सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन हमारा नाइट में ज़्यादा होता है, और फिर ब्लड प्रेशर वेरिएशन। तो ये सारे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा 24 आवर्स में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट होता है अल्ट्राडियन रिदम। अब देखिए ये हमारा 24 आवर से कम में देखने को मिलती है, मतलब 24 आवर से कम में ही रिपीट होती हैं। जैसे हार्ट बीट की बात करें तो आपको पता है हार्ट बीट हमारी हर 1 मिनट में जो है 72 टाइम्स यहाँ पे बीट करती है, यानी हर 0.8 सेकंड में, हर 0.8 सेकंड में हमारी एक बीट जो है हमें देखने को मिलती है, और हर 0.8 सेकंड में, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टाइप का रिदम हो गया। फिर ब्रीदिंग रेट, तो भाई देखिए जब भी हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इसका भी देखो एक फिक्स रेट होता है। हम लोग एक फिक्स रेट से यहाँ पे लगभग जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 कुछ मिली सेकेंड का, बाकी हम लोग जो है एक फिक्स रेट से फिक्स टाइम पे सांस लेते हैं, फिक्स टाइम पे छोड़ते हैं, तो इसका भी एक रेट होता है। फिर डाइजेशन भी हमारी बॉडी में लगभग एक फिक्स रेट से देखने को मिलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कह सकते हो 24 आवर से लेस होती हैं। और अगर 24 आवर से ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, जो कि हर 28 डेज पे रिपीट होता है। तो ये हमारा मोर देन 24 आवर होता है। और जैसे सीजनल मूड चेंजेस भी कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर ये बायोलॉजिकल रिदम हमारी डिस्टर्ब होती है तो हमें क्या होता है भाई, हमें स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। भाई देखिए जब अगर कोई यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइम पे सो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, उसको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ पे डिप्रेशन और मूड चेंजेस और मेडिसिन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं रहता है जब भी हमारी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को मेनटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्रोनोथेरेपी की बात करें तो क्रोनोथेरेपी का मतलब है कि ऐसी साइंस जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेडिकेशंस को स्पेसिफिक टाइम्स में देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम से मैच कर जाए और उसकी इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाए, इफेक्टिवनेस यहाँ पे बढ़ जाए। अगर और सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये हमारी साइंस होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे मेडिकेशंस को जो है राइट टाइम पे देते हैं बॉडी की नेचुरल क्लॉक के अकॉर्डिंग, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करे और जहाँ पे कह सकते हो प्रॉब्लम्स कम से कम करे और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। अब एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे अस्थमा इनहेलर्स हैं तो इसको जनरली नाइट में दिया जाता है क्योंकि अस्थमा जो है नाइट में ज़्यादा वर्सन होता है, ज़्यादा कह सकते हो खतरनाक हो जाता है। बीपी मेडिसिन की बात करें तो जनरली हमारी मॉर्निंग में दी जाती है क्योंकि बीपी हमारा मॉर्निंग में ज़्यादा राइज होता है। स्टेटिन देखिए ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं होती हैं, तो ये भी जनरली नाइट को ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि नाइट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जनरली ज़्यादा बढ़ जाता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो ये भी हमारा अर्ली मॉर्निंग दी जाती है क्योंकि इन्फ्लामेशन हमारा मॉर्निंग में ज़्यादा पीक में देखने को मिलता है। तो देखिए यही सारे हमारे होते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो किस टाइम पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग दवा देते हैं जब हम लोग। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आवर बॉडी डज नॉट वर्क द सेम ऑल द टाइम, यानी कि देखिए हमारी बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, कभी बहुत कम। तो हम लोग यहाँ पे पहचान के जब अच्छे से दवा देते हैं तो हमारा हो जाता है ना। और हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर, एंजाइम लेवल्स, ब्लड प्रेशर ये हमारी डेली साइकिल में चेंज होते रहते हैं, तो इन सभी को हम लोग को ध्यान देके दवा देनी चाहिए। और सो मेडिसिन माइट वर्क बेटर एट वन टाइम एंड वर्स एट अनदर। तो हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि जो बीपी मेडिसिन है अगर हम लोग उनको रात में दें तो हो सकता है सुबह के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम ना करें। और फिर यहाँ पे देखिए क्रोनोथेरेपी हमारा यही है कि क्रोनोथेरेपी यूजेस दिस आइडिया टू गिव द राइट ड्रग एट राइट टाइम। और क्रोनोथेरेपी में यही हम लोग करते हैं कि इस आइडिया को यूज करके हम लोग सही दवा को सही टाइम पे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोग का यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे हमारी फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। नोट्स आप लोग की ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।